हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द ऑनलाइन क्लासरूम पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 9 की, जो कि चैप्टर का नाम है लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसके अंदर हम लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ये क्विक नोट्स की तरह होगा। जैसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन करनी होगी तब आपको ये चैप्टर बहुत मदद करेगा। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी ये चैप्टर बहुत मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है लाइट? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए क्या बोल रहा है ये, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहा है ये, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट में क्या क्या नज़र आएगा, तो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। बिल्कुल सही, लाइट क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा क्या बोल रहा है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो भी होती है वो हमेशा एक सीधी रेखा में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है? एग्जैक्टली इन अ स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आई। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। लाइट क्या है, लाइट एक वेव की तरह भी काम करती है और लाइट एक पार्टिकल की तरह भी काम करती है। तीसरी बात बोलता है कि लाइट कास्ट शेडो। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो वो क्या होगा, वहाँ पे उसकी शेडो फॉर्म होगी। बात समझ में आया? जिसका मतलब क्या है कि लाइट जो है वो शेडो कास्ट करती है, लाइट की मदद से परछाई बनती है। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम का मतलब कोई रुकावट नहीं होती है, जो कि कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद ये क्या बोलता है, लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जब भी लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है तो तीन चीज़ें होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन होगा, या रिफ्रैक्शन होगा, या एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इसको हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। तो चलिए रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। मतलब जब किसी भी पॉलिश सरफेस पर, यानी कि किसी चमकी हुई चमकदार सतह पर, पॉलिश की हुई सतह पर, जैसे कि शीशा होता है, शीशा, उसके ऊपर अगर कोई लाइट पड़ती है तो क्या हो जाती है, टकराने के बाद वापस आती है। क्या आती है, टकराने के बाद वापस आती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका मिरर है, यहाँ से लाइट आई और इस सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, वापस आ गई। ये इंसिडेंट हो गया और ये रिफ्लेक्शन हो गया। इसी को हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यानी कि जब भी लाइट क्या करती है, बाउंसिंग बैक करती है, यानी कि बाउंस करती है किसी चीज़ पर टकराने के बाद, तो उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जबकि बात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हो रही है तो हम लोगों को एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहता है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात होती है भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। तो देखिए आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका हो जाएगा पॉलिश सरफेस। क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिश सरफेस जो कि किस चीज़ से किया गया है, पॉलिश से किया गया है। आपको जो इसका ऊपरी सरफेस नज़र आ रहा होगा, इस सरफेस को, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जाना जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से। और ये जो आपको ये रे नज़र आ रही है, ये वाली किरण, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये किरण, यानी कि ये रे क्या हो रही है, लाइट इस सरफेस पर आकर के टकरा रही है, यानी कि आने वाली की रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। टकराने के बाद जब रे वापस जाती है तो उसको रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रिफ्लेक्टेड रे के। अच्छा, जहाँ पर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हमको क्या नज़र आ रहा है, देखिए जिस पॉइंट पर आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग सेम पॉइंट नज़र आ रही है, क्या नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में क्या हो रही है, मिल रही है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
डेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब यहीं पर वो पॉइंट है जहाँ पर दोनों रेज आपस में टकराती हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर अगर मैं एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ तो इसको मैं नॉर्मल के नाम से जानता हूँ। अब एक बात समझिएगा कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानूंगा, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानूंगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक फिनोमेना था, समझ में आया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसी के अंदर कि होता क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो एंगल है इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल सही। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा फिनोमेना, आप इसका दूसरा लॉ समझिए। दूसरा लॉ कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सभी क्या हैं, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन। अगर मैं इसको एक प्लेन मान लेता हूँ तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब ये प्लेन क्या है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ प्लेन क्या होता है। प्लेन का मतलब, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन है, तो इसी में इंसिडेंट रे होगा, इसी में रिफ्लेक्टेड रे होगा और इसी में नॉर्मल भी होगा। ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया। तो ये सारा एक ही प्लेन पर लाई करता है। तो ये है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं मिरर की, तो देखिए मिरर की अगर हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर्स क्या है, तो कहता है मिरर एक ऐसी चीज़ है जिसपे से कोई भी लाइट टकरा करके वापस क्या करती है, एक इमेज फॉर्म करती है। तो वो इमेज कैसी फॉर्म होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो कहता है कि इमेज दो तरीके से फॉर्म होती है। अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, एक होती है हमारी रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। अब ये रियल इमेज क्या है और वर्चुअल इमेज क्या है, तो रियल इमेज का मतलब होता है वो इमेज जो किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है। कहाँ पे ऑब्टेन होती है, स्क्रीन पर, ठीक है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं सिनेमा वगैरह में, थिएटर वगैरह में प्रोजेक्टर देखते हैं ना, प्रोजेक्टर की जो इमेज होती है वो हमें स्क्रीन पे अपीयर होती हुई नज़र आती है, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज के नाम से जाना जाता है। और वर्चुअल इमेज वो होती है जो हमें अंदर, स्क्रीन के अंदर नज़र आती है, मतलब उसमें डेप्थ होती है, ठीक है, हमें गहराई नज़र आती है, ठीक है। और इमेज कहाँ फॉर्म करती है, तो इमेज फॉर्म करती है जहाँ पर दो पॉइंट, इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रेज, ठीक है, आपस में मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं, तब हमें इमेज फॉर्म होती है। तो अब इसमें ये जो बात कर रहा है ना, इसको बारे में समझते हैं। ये कह रहा है भाई रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो हम बात करते हैं रियल इमेज की। तो रियल इमेज फॉर्म व्हेन द लाइट रे एक्चुअली मीट, जब लाइट रेज आपस में सच में मिलती हैं तो वहाँ पर रियल इमेज फॉर्म होती है, जो कि किसी स्क्रीन पर होती है। ये कहता है वर्चुअल इमेज क्या है, तो कहता है वर्चुअल इमेज व्हेन लाइट रेज अपीयर्स टू बी मीट, जब हमें लगता है कि क्या हो रही है, लाइट रेज मीट हो रही हैं, मिल रही हैं, तब हमारी कौन सी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ये कहता है इट कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है। और ये कहता है कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्टेड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इमेज फॉर्म इन सिनेमा स्क्रीन, जो हम लोग थिएटर वगैरह की इमेज फॉर्म होती है उसको हम क्या कह देते हैं, रियल इमेज के नाम से जानते हैं। और प्लेन मिरर में या कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है उसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के द्वारा इमेजेस बनती कैसे हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। अब यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आएगी और इस जगह पर टकराएगी, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आई और आर। और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी लाइट रे जाएगी और टकरा करके वापस सीधी चली आएगी। ऐसे में आप ये जो यू नज़र आ रहा है आपको, ये यू क्या है, यू को हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मतलब प्लेन मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ जो डिस्टेंस है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, प्लेन मिरर का इमेज के साथ जो डिस्टेंस है उसको हम वी से डिनोट करते हैं। आप समझिए, क्योंकि इमेज मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, इसीलिए ये इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ बन रहा है। और कैसा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, कैसी इमेज बन रही है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब ध्यान से देखिएगा तो ए डैश बी डैश के साथ बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे आपको दो तीन टर्म समझ लेनी है। जैसे h0 क्या होता है, तो h0 को हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसकी मुझे इमेज बनानी है,
वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाता है। एच आई क्या होता है या एच डैश क्या होता है, तो एच आई को हम एच डैश से भी दिखाते हैं, ये होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, चलिए समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, किसके द्वारा, किसी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो इमेज दो तरीके की होती है, पहली तो वर्चुअल होती है और इरेक्टेड होती है। इरेक्टेड का मतलब जैसी है वैसी ही नज़र आती है, सीधी। बस होता क्या है, हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में चला आता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड में चला आता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक छोटा सा पर्सन है, ठीक है, इसके हाथ में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे मान लो इसके हाथ में एक सामान रखा हुआ है। जब इसकी इमेज बनेगी तो उसकी इमेज तो ऐसी ही बनेगी, एकदम सीधी ही बनेगी, लेकिन ये वाला जो सामान है वो इस हाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इरेक्टेड इमेज। क्या कहा जाता है इसको, इरेक्टेड इमेज। फिर से समझो, जैसे मैं कहता हूँ ये प्लेन मिरर है, ठीक है, क्या है ये, देखो ध्यान से समझाता हूँ, यहाँ पे जगह है, इधर इधर समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत जगह है। क्या कह रहा है ये, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि ये एक पर्सन है, ठीक है, कोई भी एक पर्सन है, इसके हाथ में एक सामान रखा हुआ है, देख मान लीजिए इसके इस हाथ में सामान है, ये अपने आप को शीशे में देख रहा है, ये प्लेन मिरर है। तो इसकी जो इमेज होगी वो बनेगी तो ऐसे ही बिल्कुल इसके जैसी, ठीक है, लेकिन ये जो सामान इसके राइट हैंड में, देखो यहाँ पे सामान राइट साइड में है, यहाँ क्या, यहाँ पे सामान इसके लेफ़्ट साइड में, सॉरी कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड में है, यहाँ पे सामान कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरह की इमेज को इरेक्टेड इमेज के नाम से जाना जाता है। और वर्चुअल इमेज है क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज है। तो प्लेन मिरर्स के द्वारा बनाई गई इमेज वर्चुअल भी होती है और इरेक्टेड भी होती है। बात समझ में आई। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है कि भैया जो साइज़ होता है ना, साइज़ ऑफ द इमेज वो बिल्कुल इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मतलब प्लेन मिरर पे अगर कोई चीज़ ऐसी दिख रही है तो इसके अंदर भी इतनी ही दिखेगी, साइज़ बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली बराबर, पहली बात। और क्या बोलता है, इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब मान लेते हैं, जैसे इसमें यही समझ लेते हैं, ये कह रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज वहाँ बनेगी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 मीटर दूर कोई आदमी खड़ा है, तो जो इमेज बनेगी ना उसकी भी 2 मीटर दूर ही बनेगी। मतलब जितना दूरी ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही दूरी उसका इमेज का भी होता है। ये हमारा थर्ड पॉइंट बता रहा है। और इमेज कैसी होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब आपने एम्बुलेंस वगैरह देखा ही होगा, ठीक है। एम्बुलेंस में जो आप मिरर इमेज देखते हो उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, ये कह रहा है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या, राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज और वाइस वर्सा। मतलब राइट लेफ्ट में और लेफ्ट राइट में नज़र आता है, ठीक है। क्या होता है, लेफ़्ट राइट में और राइट लेफ़्ट में नज़र आता है। अब लेटरल इन्वर्जन होता क्या है, तो ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा एम्बुलेंस जो लिखा होता है AMB, ठीक है, तो कैसा नज़र आएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैंने R लिखा है कोई, अब मान लेते हैं मैंने ये R लिखा है और मुझे इस R को इमेज में देखना है, तो ये R मुझे ऐसा नज़र आएगा। समझ में आया। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है, कोई और ले लेते हैं, जैसे मान लो S ले लेते हैं, तो मैंने क्या लिखा है, मान लो मैंने S लिखा हुआ है। अब ये S कैसा नज़र आएगा, तो ये S मुझे ऐसा नज़र आएगा इमेज के अंदर, मतलब उल्टा नज़र आता है। कैसा नज़र आता है, उल्टा नज़र आता है। जैसे हम लोग एम्बुलेंस के बारे में आपने देखा होगा, एम्बुलेंस का एग्जांपल आप देख सकते हो, वही रियर व्यू मिरर के अंदर एम्बुलेंस जो A है वो कैसा नज़र आएगा, देखो ये वाला A हमको यहाँ से नज़र आएगा, M उल्टा नज़र आएगा, B उल्टा नज़र आएगा, U उल्टा नज़र आएगा, मतलब चीज़ें फ्लिप हो जाती हैं। फ्लिप का मतलब पलट जाती हैं, ठीक है। ये तो प्लेन मिरर के लिए था। अब प्लेन मिरर के अलावा हमारे पास एक दो टाइप के और मिरर होते हैं जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं, एक सेकेंड। चलिए, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का मतलब गोली दर्पण। जैसे सर्कल है, अब इस सर्कल का ये सेंटर है, मैंने क्या किया, इस सर्कल को इस जगह से कट करके इतना पोर्शन अलग कर लिया। जब मैं इतना पोर्शन अलग करूँगा तो वो मुझे ऐसा दिखेगा, या फिर मैं इस तरफ से अलग करूँगा तो मुझे ऐसा दिखेगा। अब डिफरेंस क्या है, दो तरह के मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर में। कौन कौन से, एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव में अंतर क्या है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है। कैसे समझते हैं, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से
तो ये कह रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब अगर मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर की तरफ में है, ठीक है, मतलब अगर मैंने यहाँ से पॉलिश किया, उसके इन साइड से पॉलिश किया है और मेरा रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा इधर से हो रहा है, तो ये मेरा अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। और अगर मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश किया है, कहाँ से, बाहर से पॉलिश किया है, और मेरा रिफ्लेक्शन अंदर की तरफ में हो रहा है, तो मेरा रिफ्लेक्शन अगर अंदर की तरफ में होगा तो वो मेरे लिए कॉन्केव मिरर कहलाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। और ये दोनों ही क्या है, हमारे लिए स्फेरिकल मिरर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स कहलाते हैं। स्फेरिकल मिरर का मतलब एक ऐसा मिरर जिसको मैंने क्या किया, गोल किसी सर्कल के अंदर से, किसी हॉलो स्फेयर के अंदर से काट लिया है। हॉलो स्फेयर का मतलब एक कांच का ठोस गोला था जो कि अंदर से खोखला था, मैंने उस खोखले गोले में से यानी कि हॉलो स्फेयर में से थोड़ा सा हिस्सा काट के अलग कर लिया, या तो इधर से या इधर से। और अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन डाला, यहाँ पे पॉलिश कर दिया अंदर की तरफ से, ठीक है, और रिफ्लेक्शन मेरा यहाँ टकरा के इधर हो रहा है, तो अगर मेरा रिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है तो वो कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। और अगर मेरा, मैंने क्या किया, बाहर की तरफ में पॉलिश कर दिया और मेरा रिफ्लेक्शन अंदर हो रहा है, तो वो मेरा कॉन्केव मिरर कहलाएगा। ठीक है जी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर समझ में आया। चलिए, अब इसी में बात कर रहा है किसके बारे में, रिफ्लेक्शंस के बारे में ही बात कर रहा है कि भाई कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शन होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है, देखो फिर से समझ लो, क्या कह रहा है, इफ़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है, तो वो क्या होगा, वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स। ठीक है जी, और कॉन्वेक्स मिरर को एक और नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। किसके नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर इफ़ आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, कर्व है अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ में है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाएगा। इसका मतलब कॉन्केव मिरर को किसके नाम से, कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर में होता क्या क्या है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नॉमेनक्लेचर नज़र आ रहा होगा, मतलब ये डायग्राम नज़र आ रहा होगा, इस डायग्राम में ये जो आपको मेन लाइन नज़र आ रही है, इस मेन लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, जो क्या करता है, किसी मिरर को दो भागों में बांट देता है, किसी स्फेरिकल मिरर को दो भागों में बांट देता है। अब क्योंकि एक सर्कल से निकाला गया है, मतलब स्फेयर से निकाला गया है, तो उसका ये जो सेंटर नज़र आ रहा है आपको, ये सीप नज़र आ रहा है, ये सी, ये हमारे लिए सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सी हमारे लिए सेंटर। अब इसको सेंटर ना कहकर हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। इस सी को किसके नाम से जाना जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और इसको, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, ये वाला जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, कौन सा वाला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ये वाला जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, इस पॉइंट को हम पोल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पी, यानी कि पोल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है, एफ, इस पॉइंट को हम फोकस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, इसको फोकस के नाम से जाना जाता है। अब एक बात समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है ये, क्योंकि हम इस पॉइंट को फोकस के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जाना जाता है, इस पॉइंट को फोकस के नाम से जाना जाता है, तो ये जो आपको ये नज़र आ रहा है एफ़ नॉट, यानी कि एफ़ जो स्मॉल एफ़ नज़र आ रहा है, ठीक है, इस स्मॉल एफ़ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। और ख़ास बात क्या है, फोकल लेंथ जो होती है वो डिस्टेंस, जो हमारा सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है ना, सेंटर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेडियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, देखो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सेंटर और पोल के बीच में एक आर नज़र आ रहा होगा। ये जो आर नज़र आ रहा है ना, ये वाला आर, ये आर एक्चुअली में क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और अगर हम, आपको जैसा दिख ही रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारा, अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ किसके बीच में, सेंटर और पोल के बीच में, तो आपका रिलेशन क्या निकलेगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो कितना होता है, फोकस का डबल होता है। क्या होता है, फोकस का डबल होता है, यानी कि फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर मैं इसको और बढ़िया से डिनोट करना चाहूँ तो फोकल लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। इसको लिख लेना, ये रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये हमारा बेसिक रिलेशन बनता है। चलो, ये तो हमें समझ में आ गया काम कैसे कर रहा है। अब हम इसके वन बाय वन इसकी एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। आपको दिख ही रहा होगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि किस किस को, एक तो इसको और इसको जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, हमारा क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आई, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को
जोड़ने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, किसके नाम से जाना जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाला क्या कहता है, पोल के बारे में। पोल क्या है, तो पोल जो होता है वो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। अब कैसे कह रहा है भाई, सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का, तो ये मेरा स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे मान लो ये मेरा सेंटर है, ठीक है, और ये जो पॉइंट बनेगा ये सेंटर होता है इस स्फेरिकल मिरर का, जिसको मैं पी के नाम से, पोल के नाम से जानता हूँ। बात समझ में आई? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको पूरे टॉपिक में कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करिएगा, या फिर मेरे मैसेज पर जो मैंने आपको नंबर प्रोवाइड किया है उस नंबर पर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है जी, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वापस से। क्या कह रहा है ये, पोल तो हमने पढ़ लिया। पोल के बाद हमें क्या पढ़ना है, एपरेचर के बारे में। एपरेचर क्या होता है, तो देखिए एपरेचर को हम कहते हैं क्या, इट इज़ द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इफेक्टिव डायमीटर का मतलब क्या है, ये कहना चाहता है कि जो स्फेरिकल मिरर जितनी दूरी में काम कर रहा है। अब जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, देखो ये स्फेरिकल मिरर मैंने आप बनाया हुआ है। अब इस स्फेरिकल मिरर में यहाँ से इतना ही तो डिस्टेंस मिरर का काम कर रहा है, बाकी तो सर्कल इमेजिनरी है क्योंकि मैंने उसको काट दिया था। तो इतना ही डिस्टेंस या इतना ही दूरी क्या कहलाएगा मेरे लिए, एम से एन के बीच का दूरी मेरे लिए क्या कहलाता है, एपरेचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द हॉलो ग्लास स्फेयर विच मिरर वाज अ पार्ट। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर है जिसमें पहले ये कभी क्या होता था, ये मिरर उस ग्लास ऑफ स्फेयर का पार्ट हुआ करता था, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉन एज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का और पोल के बीच का। बात समझ में आई? अब क्या बोलता है, फोकस क्या कहता है, तो फोकस कहता है द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर और पैरेलल लाइट एक्चुअली मीट अपीयर्स ऑन द आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब एक बात समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी हमारा कोई कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, उसका मान लेते हैं यहाँ फोकस है, ये हमारा एफ है, तो जितनी भी पैरेलल लाइंस होंगी वो सारी टकराने के बाद यहीं मिलती हैं। चाहे आप कोई भी पैरेलल लाइन ले लो, वो सभी टकराने के बाद कहाँ मिलेंगी, इस फोकस पर ही मिलती हैं। ठीक है जी, उसी को समझा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद फोकल लेंथ की बात करता है, तो फोकल लेंथ डिस्टेंस है किसका, बिटवीन पोल एंड फोकस का। अब मैंने आपको देखो रिलेशन बताया था, फिर से यहाँ पे रिलेशन की ही बात हो रही है। क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोल रहा है ये, रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, उसका ट्वाइस होता है। कितना होता है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की डबल होती है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू में एफ़ के नाम से भी इसको लिखा जा सकता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं रूल फॉर मेकिंग डायग्राम्स। अब हमारे डायग्राम बनेंगे कैसे, या फिर कॉन्केव मिरर में हमारा कोई भी जो इमेज है वो फॉर्म कैसे होगा, उसके लिए हम कुछ रूल का इस्तेमाल करते हैं। वो रूल क्या है हमारे लिए, तो कहता है कि अ पैरेलल अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कह रहा है कि अगर कोई लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर ही गुजरेगी। बात समझ में आई? क्या कह रहा है, फिर से समझाता हूँ। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, जैसे मान लेते हैं हमारी ये लाइन है, ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन क्या है, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी। बात समझ में आई? कह रहा है कि अगर कोई लाइन, अगर कोई रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टकराने के बाद यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये सीधी सी बात बोल रहा है, पहला रूल तो यही काम करता है। दूसरा क्या कह रहा है, पहले मैं दूसरा रूल समझा देता हूँ। कह रहा है कि अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये कह रहा है कि भाई अगर कोई रे क्या कर रही है, अगर कोई रे डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस यानी कि फोकस से ही होती हुई जा रही है, ये हमारी रे है, कहाँ से होती हुई जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है,
और यहाँ पे उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जो टकरा रही है। तो टकराने के बाद वो रे क्या हो जाएगी, ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, वो प्रिंसिपल फोकस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बात समझ में आई? क्या कह रहा है फिर से समझिएगा, कह रहा है या फिर हमारा नोट्स में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि अगर कोई रे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी रे है, वो फोकस से होती हुई ही जा रही है। कहाँ से होती हुई जा रही है? अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है तो क्या होगा, यहाँ पे टकराएगी। कहाँ टकराएगी? तो यहाँ टकराएगी, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये होगा, मतलब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। और यहाँ पे टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, वो रे टकराने के बाद वो रे पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल फोकस के। बात समझ में आई? ये बात कह रहा है। थर्ड पॉइंट पे हम समझ में आते हैं। थर्ड लाइन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई रे पास करती है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, अगर कोई रे पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर के, तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब ये कह रहा है कि ये रे है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है जी। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है और वहीं टकराती है कहाँ, हमारे मिरर पर, तो टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर जाएगी, अर्थात जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते को वापस निकल जाएगी। बात समझ में आई? फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है क्या, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस पर डायरेक्ट गिरती है, अब देखो ये आपकी रे हो गई, कहाँ जा कर के टकरा रही है, सीधा पोल पर आकर के टकरा रही है, मतलब आई और आते ही पोल पे टकराई, और पोल पे टकराने के बाद कहाँ चली गई, वापस रिवर्स हो गई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। क्या कहना चाह रहा है कि एंगल जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। बात समझ में आई? वो दोनों इक्वल एंगल को फॉर्म करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर के। अब यहाँ तक ये हमारा पार्ट ए था। अभी हम लोग पार्ट बी भी लेकर के आएंगे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो, और मेरे वीडियो पे आप यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है।